हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आपका जो ये टेस्ट होगा ओपन मार्क टेस्ट जो है उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में यदि देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन A+2B+C गिव्स प्रोडक्ट द प्रपोज्ड मैकेनिज्म दिया हुआ है A+B से D बना, D C रिएक्शन करके E बना, E और B रिएक्शन करके P बना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A और B C का रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो स्लो स्टेप रिएक्शन है उसका रेट लॉ लिखते हैं। तो स्लो स्टेप रिएक्शन देखो ये वाला है, तो इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C, ये हो जाएगा। अब बात आई कि स्लो स्टेप रिएक्शन जो हमारा है यह जो उसका रेट लॉ तो लिख दिया। अब ये रेट लॉ थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है, हमें ये देखना है। हमें एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ही चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जब आएगा तभी हम ऑर्डर बता पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कैसे हम पता करेंगे? यदि इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि आ गया है, इस रेट एक्सप्रेशन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया, इसका मतलब है कि यह थ्योरेटिकल रेट लॉ है। तो इसमें देखो देखा जाए तो इसमें स्लो स्टेप का जब रेट मैंने लिखा तो उसमें लिखा कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो एक तरीके से ये जो मेन रिएक्शन हमारा है इसमें देखा जाए तो मेन रिएक्शन में A है, B है और C है, और यहाँ पर देखा जाए तो D आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो रेट है ये एक थ्योरेटिकल रेट है, ये है थ्योरेटिकल रेट है, हमें लिखना एक्सपेरिमेंटल रेट है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल हम मान लेंगे कि जो फास्ट रिएक्शन है उसको मानेंगे कि वो रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में है। वैसे आप पहले को ही आप मान के देख लें तो दो फास्ट हैं, तो हमने कहा किसी एक से हमारा रिजल्ट आना है, दोनों से नहीं आएगा। तो चलो मैंने पहले वाले को मान लिया कि ये फास्ट रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है, ऐसा मैंने मान लिया। और ये मान के इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ से हम D को रिप्लेस करना है, हटाना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा K और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की जगह पूरा रख दिया जाए कि Kc कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इंटू यहाँ पर D की जगह तो ये सब रख दिया पूरा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C भी लिख दिया मैंने। और K और ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमने K डैश कर दिया, एक नया कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। हाँ, इस रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन को यदि हम देखें तो इसमें A B C है, A B C तीनों है। इसका मतलब मेन रिएक्शन में जो तीन रिएक्टेंट थे तीनों इसमें हैं। इसका मतलब इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। और यदि रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है। और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ यदि आपने लिख लिया तो आप ऑर्डर बता सकते हैं। तो यहाँ पर A का रिस्पेक्टिव ऑर्डर 1 है, A का जो रिस्पेक्टिव ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ये जो होगा 1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, यहाँ पर भी 1 होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C, यहाँ पर भी 1 होगा। तो A B C का जो ऑर्डर होगा वह 1 1 1 होगा। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। तो 50 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। उसके जस्ट आगे बढ़िए, 50 के जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। करा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ MOH ट्वाइस इज दिया है। करा मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MOH ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH।
तो कुल मिलाकर के सॉल्युबिलिटी पूछा है MOH ट्वाइस का इन 0.1 मोलर NaOH। एक्चुअल में जो MOH का होल ट्वाइस है ना, ये टूटेगा तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बनाएगा M+2 OH आयन बना देगा। और इसका हमें आयनिक प्रोडक्ट मतलब वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है KSP, एक तरीके से IP दे रखा है। IP मतलब वही KSP की बात कर लो, दे रखा है। तो क्योंकि सोल्यूशन यदि कंसंट्रेट होता है तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो हम IP को ही KSP भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके अंदर ही हमने कहा 0.1 मोलर NaOH डाला गया। NaOH है जो कि ब्रेक करेगा तो Na प्लस OH माइनस बनेगा और इसका कंसंट्रेशन 0.1 था तो इस समय कुछ भी नहीं था, ये टूट के 0 होगा तो ये 0.1 और ये 0.1 हो जाएगा। इसको मिलाने से क्या हुआ कि एक तरीके से कॉमन आयन की बात आ गई, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अच्छा ध्यान से यदि देखा जाए तो एक तरीके से साल्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, जैसे मैंने केस बताता हूँ कि वह टूटकर दो कॉमन आयन यदि बना रहा है तो दो कॉमन आयन बना रहा है तो हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी यदि निकालना है तो हम लिखते हैं KSP/C² लिखेंगे। तो KSP मतलब वही IP इसका दे रखा है 5 × 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाई C माने कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिसाइड होगा। तो OH आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है मतलब 10⁻⁻1 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10⁻⁻2 और इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यह आएगा 5 × 10⁻⁻8। 5 × 10⁻⁻8 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर इसका जो है करेक्ट आएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी मोलर सॉल्युबिलिटी MOH ट्वाइस का पूछा है। 0.1 मोलर NaOH के अंदर उस MOH ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो आंसर आ गया 5 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें तो करा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन टेट्राथायोनेट आयन, जैसे सोडियम टेट्राथायोनेट आप पढ़ते हो ना Na2S4O6 जब ये तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2Na प्लस S4O6 -2 तो ये टेट्राथायोनेट आयन है। जब इसको हम इसका स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा मुझे। ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन। ये तरीके से देखा जाए तो हमने इसका टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर बना दिया। अब किस सल्फर पर कितना चार्ज होगा वो देख लो। इस सल्फर की वजह से इस पर 0 होगा, इस पर 0 होगा और इस पर जो चार्ज आएगा देख लो कितना आएगा। इधर -2, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ -2 और यहाँ +2 हो गया और यहाँ पर -1 यहाँ +1 आएगा तो यहाँ +5 आएगा और यहाँ भी +5 आएगा। कहने को मतलब जो सर्किल में सल्फर मैंने लिखा है इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे वो दोनों के +5 होंगे, +5। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि +5 + 0 + 0 + 5 0 + 5। अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ये हो जाएगा +5 + 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +10/4। इसका मतलब 2.5 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का टेट्राथायोनेट आयन में फ्रैक्शनल होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। करा सेंट्रल एटम कार्बन का जो है सेंट्रल कार्बन एटम इन कार्बन सब ऑक्साइड इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन सब ऑक्साइड का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले C3O2 ये है कार्बन सब ऑक्साइड
और यदि इसका स्ट्रक्चर हम बना भी दें तो इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर कार्बन सब ऑक्साइड का। और इसमें सेंट्रल एटम कार्बन यही है, इस कार्बन की वजह से और इस कार्बन की वजह से पर चार्ज कुछ नहीं होगा, तो इस सेंट्रल एटम कार्बन जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये भी लाइन सही लिखा हुआ है। हाँ, करा इन CrO5 देयर आर 3 पेरोक्साइड लिंकेज। तो CrO5 का स्ट्रक्चर आप बताते हैं ना, इसको बोलते हैं CrO5। चलो हम इसको हटा दे रहे हैं तो समझ में आ गया हो गया। CrO5 ब्लू पर क्रोमेट कहा जाता है इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो +6 आता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। CrO5 ये देख लो, CrO5 ये स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो ये हमारा आ जाएगा। और इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, एक इधर है और एक इधर। और इसमें कह रहा है 3 पेरोक्साइड लिंकेज होंगे, तो ये बात रॉन्ग हो गई। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो थर्ड इनकरेक्ट होगा। बाकी हाँ, चौथा भी सही है। Fe3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। जैसे Fe3O4 एक्चुअल में बना होगा FeO से और Fe2O3 से बना होगा Fe3O4, तो इसको हम मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो थर्ड है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। करा फास्फोरिक एसिड डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव फास्फोरस एसिड एंड फास्फिन। पहली बात, ये बात तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड डिस्प्रपोर्शनेट गिव फास्फोरस एसिड नहीं होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और फास्फिन बनाता है। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो करा फास्फिनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड वाइल फास्फोरिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। ये करेक्ट है, तो इसका आंसर तो सेकंड होगा। ये तो आपको मालूम होगा, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कशन में इस क्वेश्चन को, पीछे भी आया था सवाल, डिस्कशन किया था। तो इसका आंसर 58 का तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 58 के बाद ये क्वेश्चन हो गया है, और उसके बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 62 पर आइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, हेनरी का लॉ पढ़ा होगा आपने कि कोई भी हम लिक्विड लेते हैं उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो क्या करते हैं कि लिक्विड के ऊपर जो गैस होता है उसके प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे गैस उतना ज़्यादा डिजॉल्व होगी। यदि सॉल्युबल गैस है, मतलब लिक्विड के अंदर यदि सॉल्युबल है, तो प्रेशर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस अवे फ्रॉम द लिक्विड भागेंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो हो गई वो प्रेशर के डायरेक्ट होगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्स होगी। अब आइए देखिए क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। बात बिल्कुल सही है। और दूसरा करा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, बढ़ती नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। इसका मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, 62 का सेकंड। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसको बताना। अच्छा, आप एक बात पढ़े होंगे, यदि सोल्यूशन आइडियल है, ध्यान से सुनना बेटा, आइडियल सोल्यूशन यदि है तो डेल्टा एच मिक्सिंग, हम कहते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है। और यदि सोल्यूशन नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल यदि सोल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 बातें आती हैं। पहली बात तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 नहीं होता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ये 0 नहीं होता है। हाँ, यहाँ से 2 बात आती है, पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी ग्रेटर देन 0 होता है।
और निगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी लेस देन 0 होगा। तो हमने सारे के सारे कंडीशन लिख दिए। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए देखो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, आइडियल सोल्यूशन माने पहला जो है वो थर्ड को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, कब? जब सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा, माने बी जो है फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, माने फर्स्ट से मैच कर रहा है। सी में आओ डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, ये वाला कंडीशन। तो निगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन होगा। तो सी जो है वो निगेटिव डेविएटेड मतलब चौथे को फॉलो कर रहा है, चौथे को मैच कर रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 डेल्टा वी मिक्सिंग 0 ये पॉजिटिव डेविएटेड सोल्यूशन में होता है, तो ये सेकंड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड, बी का सॉरी ए का थर्ड, बी फर्स्ट, सी 4, डी सेकंड, यही मैचिंग होनी चाहिए। ये मैचिंग आपको सेकंड में दिख रही, देख लीजिए, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी 4, डी सेकंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ये सोल्यूशन का क्वेश्चन है। आइडियल नॉन आइडियल पर ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो 63 का आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जब गैसों के मोल जहाँ सेम होंगे वहाँ मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा। आप निकालने को सब में निकाल के चेक कर लेना, लेकिन सेकंड ऑप्शन में भी ध्यान दें तो 16 ग्राम O2 का है। O2 का मास 16 ग्राम है, तो मास 16 है, मोलर मास 32 होगा, तो यहाँ से मोल आ जाएगा और मोल ऑफ O2 जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 माने 0.5 मोल हमारे पास O2 का होगा। अच्छा यहाँ पर ये 14 ग्राम N2 है, तो N2 का बात करें तो मोल ऑफ N2 निकाला जाए तो 14 ग्राम यदि N2 है, 14 ग्राम यदि हमारे पास 14 ग्राम N2 का है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 14 अपान मोलर मास 28 होगा, इतना मोल N2 का हो जाएगा। और यदि N2 का मोल यहाँ पर आ जाएगा, N2 का मोल आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल N2 का होगा। तो यहाँ N2 का मोल आ गया। अच्छा मॉलिक्यूल का सेम कहाँ होंगे? यहाँ 0.5 मोल O2 है, माने मॉलिक्यूल होंगे 0.5 एंड नॉट इतने मॉलिक्यूल हमारे पास O2 के होंगे। अब 0.5 मोल N2 है, मतलब 0.5 एंड नॉट मॉलिक्यूल हमारे पास N2 के होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर सेकंड सही होगा। बाकी आप किसी में मैच कराएंगे, जो पेयर दिया है वहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर सेम नहीं होगा। कुछ करना थोड़ी है, सभी का मास दिया है, मोल निकालिए, जहाँ मॉलिक्यूल का मोल सेम होगा वहीं मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम आएगा। तो इस 64 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65। तो 65 क्वेश्चन को हम लगाना चाहें तो दो तरीके से लगा देते हैं इसको। एक तो हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू isotopes into its percentage plus mass of second isotopes into its percentage और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज कर देते हैं। यहाँ पर टोटल परसेंटेज कर दें, टोटल परसेंटेज जो कर दीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पर भाई बोरान के दो आइसोटोप है, बोरान 10 और बोरान 11। तो एवरेज एटॉमिक मास यदि आपको निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास यदि निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे पहले का मास बोरान में 10 दिया है इंटू उसका परसेंटेज है 19, दूसरे का मास दिया है भाई कितना 11,
और उसका परसेंट है 81 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट 81 और 19 जरा जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि सॉल्व कर देंगे तो ओवरऑल यहाँ पर यदि कैलकुलेट करके देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 10.8 AMU। AMU या U जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के इतना AMU हमारा ये एवरेज एटॉमिक मास आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो पहले आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंटेज कितना है एबंडेंस परसेंट, दूसरे का मास इंटू इट्स एबंडेंस परसेंट और डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। इसे कर देंगे ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। एक तरीका और भी है कि यदि हम यहाँ से एक मैनर और भी बताते हैं, आंसर तो चलो खैर फर्स्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। एक तरीका हम यहाँ से बताते हैं कि कभी एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास यदि हमें निकालना है तो हम पहले लिखेंगे लोअर एटॉमिक मास। लोअर एटॉमिक मास मतलब दोनों में से जिसका एटॉमिक मास कम है वो, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास, हायर एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 कर देते हैं। बस यहीं से सॉल्व कर देंगे और यहाँ से हमें एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। अगेन इससे भी निकालेंगे तो भी आंसर फर्स्ट ही आएगा। तो 65 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर 66। 66 में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, कह रहा है कि बताओ एक तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और यहाँ पर एक दिया है। अच्छा, जब केटायन और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर क्या होता है कि लिगेंड की शिफ्टिंग होती है। इसे लिगेंड यहाँ अमोनिया 6 है तो यहाँ 5 करिए, इधर ले आइए एक अमोनिया, यहाँ से एक CN इधर ले जाइए, तो लिगेंड को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मिलाकर कहने का मतलब है कि केटायनिक एनायनिक के लिए दोनों पार्ट देखो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर बताते हैं। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर में मेनली यही होता है कि दोनों पार्ट माने केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं यदि, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर वहां शो करेगा। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा है कि 66 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, कह रहा है कि इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड द गैल्वेनिक सेल। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में मेनली कहा जाता है कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में जैसे जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनता है, जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनता है, ये जिंक की राड है, ये कॉपर की राड है, और जिंक को लिया, जिंक के साल्ट में डुबा दिया ZnSO4, कॉपर की राड लिया, कॉपर साल्ट में डुबा दिया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, और इनको हमने ऐड कर दिया और वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया, ये गैल्वेनिक सेल बन गया। इसका EMF यदि मैंने निकाला EMF, और इसका EMF की वैल्यू 1.1 वोल्ट आ गई, ठीक है भाई, 1.1 वोल्ट आ गया। तो यदि इसी सेल के ऊपर मैं एक्सटर्नली 1.1 वोल्ट का यदि हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो यह सेल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि बाहर से जितना इसका पोटेंशियल यदि उतना पोटेंशियल बाहर से दे देंगे तो सेल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू यदि इस सेल के पोटेंशियल से ज्यादा कर दिया जाए तो यह सेल रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स में अभी क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, जिंक से के इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहा था, और करंट जो है वो कॉपर से जिंक की तरफ आ रहा था। और जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर 1.1 वोल्ट से ग्रेटर यदि कर दिया जाए तो फिर कंफर्म है कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन फिर कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, करंट जिंक से कॉपर की ओर जाएगा।
तो वही सवाल में पूछा करंट का फ्लो जब पोटेंशियल हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई कर दे इस गैल्वेनिक सेल पर, तो करंट का फ्लो फिर जिंक से कॉपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन होगा। यहाँ मतलब कॉपर की वाली प्लेट पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, वही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर करंट इधर जाएगा। तो करंट का जो फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की प्लेट की ओर करंट का फ्लो होगा। कब? जबकि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू सेल के पोटेंशियल से ज्यादा जब कर देंगे तब। तो इसका जो आंसर होगा ये 4 हो जाएगा कि करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की ओर करंट जाएगा। अभी ये देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, जब अप्लाई नहीं किया था तो करंट इधर से इधर जा रही थी, लेकिन यदि 1.1 वोल्ट जो इसका पोटेंशियल था इससे ज्यादा पोटेंशियल लगा देने से फिर यही चीजें रिवर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर इधर फ्लो करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। तो 72 का आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन करा है कि 73 में कंसीडर द रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है NH4HS। NH4HS ये जो है सॉलिड है और ये टूट करके बना रहा है अमोनिया और बना रहा है H2S, ठीक है। और ये गैस है और ये भी क्या है? गैस, और ये सॉलिड है। अच्छा, मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम जब आया, इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P मान लिया, पार्शियल प्रेशर इसका भी P मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब जो रेशियो मोल का होता है वही मोल फ्रैक्शन का होता है, वही पार्शियल प्रेशर का होता है। यदि इसका पार्शियल प्रेशर अमोनिया का इक्विलिब्रियम पर यदि आपने P माना है तो फिर H2S का भी P होगा। और इस रिएक्शन में Kp दे रखा है, Kp का वैल्यू दिया है, तो Kp बराबर हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस एट इक्विलिब्रियम करेंगे। तो बताओ Kp बराबर हम लिखेंगे P इंटू P कर देंगे, तो यहाँ पे Kp बराबर आ जाएगा P², और यहाँ पे Kp की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 256, ये बराबर हो जाएगा P² के। इसका मतलब यदि हमें P निकालना है तो P बराबर √256 करेंगे और 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 आएगा, तो P 16 आ गया। लेकिन हमसे P नहीं पूछा है, वो पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो डाल्टन के अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होता है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। यहाँ दो गैस है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर POP माना था, तो टोटल प्रेशर जो आएगा हमारा वो आएगा 16 + 16 जोड़ दिया जाए तो 32 आ जाएगा। 32 ATM में प्रेशर की यूनिट दिया है, तो 32 ATM आंसर यही आएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ से इस 73 का आंसर सेकंड हो जाएगा, 32 ATM आएगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट द बफर सोल्यूशन। देखिए बफर सोल्यूशन तो इसे मैं 8 तरीके से बताता हूँ बफर सोल्यूशन बनते कैसे कैसे हैं, लेकिन मेनली जैसे एसिडिक बफर की बात करते हैं तो वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस कर सकते हो, या लिख देना वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ इट्स एसिड, साल्ट ऑफ इट्स एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस ये कर देंगे तो वीक एसिड साल्ट ऑफ इट्स एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस कर देंगे तो यहाँ पर एसिडिक बफर बन जाएगा। ऐसे ही, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वीक एसिड लीजिए और प्लस इट्स कंजुगेट बेस कर दो, इट्स कंजुगेट बेस कर देंगे तो भी एसिडिक बफर बनेगा इन दोनों से। हाँ, बेसिक बफर में क्या होता है कि वीक बेस लीजिए और प्लस साल्ट ऑफ
प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कर देंगे तो यहाँ से बेसिक बफर बनेगा। या ये ना करना चाहो तो सीधा आप कर सकते हो कि वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड, इट्स कंजुगेट एसिड, तो इससे भी बेसिक बफर बनेगा। तो इन दोनों से बेसिक बफर बनेगा, माने दोनों बेसिक बफर के लिए हैं, ये एसिडिक बफर के लिए। तो ऊपर जाके देखिए तो यहाँ पर ये वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ का साल्ट है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा ये एसिडिक बफर होगा। इसमें जरा से देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है, ये तो बफर होगा ही नहीं। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है, ये भी बफर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट है, यहाँ भी नहीं होगा। तो कौन सा पेयर है जो बफर सोल्यूशन बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 74 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है 76। 76 में क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो रिडक्शन पोटेंशियल यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछ रहा है H प्लस से H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है -0.059 इंटू pH होता है। और यहाँ पर करा है pH जो है 7 है सोल्यूशन का, तो यहाँ पे -0.059 इंटू का 7 कर दो, मल्टीप्लाई कर देना तो -0.4137 इतना वोल्ट आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम डिराइव करा के निकालते हैं कि कोई रिडक्शन हाफ लिया, फिर उस पर नट्स इक्वेशन 25 डिग्री का लगाते हैं, तो ई रिडक्शन बराबर ई नॉट ऑफ रिडक्शन -0.059 अपॉन n log Q, फिर वहां से मैं Q का एक्सप्रेशन वहां लिखता हूँ। तो ओवरऑल वहीं से निकलता है ये फार्मूला। रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है -0.059 इंटू pH, और सोल्यूशन का जो pH है वो 7 है, तो 7 रख के आप सॉल्व कर देंगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो 76 का जो आंसर है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए जरा 77 के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये दिया है 81 में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्टेंट ए फॉर अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट दिया है 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अच्छा ये बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट यदि सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होगी। और आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो टाइम इनवर्स होती है, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से ही पता चल गया ये जो रिएक्शन मुझे दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो यहाँ पर रेट यदि एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो हम लिखेंगे रेट बराबर का के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस यही लिखेंगे। अच्छा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, ये देखो दिया है 4 × 10⁻⁻⁴ और बराबर का के दे रखा है यहाँ पर 10⁻³ अब पूछा है कि बताइए वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, यही कंसंट्रेशन इसका पूछा है। पहली बात यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ 10⁻³ कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 4 × 10⁻⁻1, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 4 × 10⁻⁻1 का मतलब 4/10 मतलब 0.4 मोलर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो 0.4 मोलर आएगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाए। 81 का जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 81 के जस्ट बाद हमने 81 के बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि इट गिव्स क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द
color exhibited by coordination compound, it does not distinguish between weak and strong ligands, और the correct statement are। तो इसमें मेनली देखा जाए तो सेकेंड नंबर की जो बात है ये बिल्कुल करेक्ट है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए पहले, करा फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वहां से आप कलर नहीं बता सकते हैं। कलर बताने के लिए CFT यूज किया गया, तब जाके वहां से कलर पता चला। वहां से केवल ये पता चल सकता है कि कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। तो एक तरीके से ये एक्सप्लेन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है या नहीं बता सकती है। दूसरी बात ये आ जाएगी कि इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रांग फील्ड। हाँ, वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड, कौन वीक फील्ड होगा कौन स्ट्रांग फील्ड होगा, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं पता चला। ये जब हमने CFT पढ़ा तब वहां से क्लियर हुआ कि कौन वीक फील्ड है कौन स्ट्रांग फील्ड है। इसका मतलब ही हुआ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो है रिगार्डिंग रिगार्ड नहीं कर रहा है, तो सेकंड और थर्ड। अच्छा, फर्स्ट में क्या कर रहा है, करा इट गिव्स ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ये दो चीजें रॉन्ग हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ये रॉन्ग हैं, पहला हमारा करेक्ट है। तो हमें वही पूछा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग कौन है जो कि उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 86 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए भाई। 87 में करा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, रिएक्शन दिया है। अच्छा, इसका सभी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दोनों का। तो यहाँ पर जब E0 ऑफ सेल निकालेंगे, जब आप पूरा डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे Cu से बना Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और यहाँ पर बना Ag+, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ Ag में कन्वर्ट हो गया। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। Cu+2Ag प्लस गिव्स Cu+2+2Ag, ये कर देंगे तो यहाँ से हम E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल बराबर होगा E0 ऑफ ऑक्सीडेशन और प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर करेंगे Ag+ से Ag, और यहाँ पर वैल्यू दिया गया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, यहाँ दिया रिडक्शन पोटेंशियल तो -0.34 प्लस सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ रखना 0.80, तो यहाँ पर आएगा 0.46 वोल्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये E0 सेल आ गया, और हमें Kc निकालना है। तो Kc बराबर आप लिखते हैं एंटी लॉग ब्रैकेट में E0 ऑफ सेल इंटू n अपान 0.059 कर दो या 0.06 कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना भाई एंटी लॉग E0 सेल आ गया 0.46 इंटू एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वही n हो गया, और डिवाइडेड बाई 0.059 कर देना। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पर लगभग वैल्यू आएगी 15.3 के लगभग वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लेना। एंटी लॉग 15.3 सॉल्व करना है तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। एंटी लॉग यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 0.3। अच्छा, एंटी लॉग 15 10 के पावर 15 हो जाएगा, प्लस का एंटी लॉग मल्टीप्लाई। अच्छा, एंटी लॉग 1 0 होता है, log 2 0.3 होता है, तो लगभग 2 या के लगभग यहाँ आ जाएगी 3 पॉइंट, और आगे वैल्यू थोड़ा सा आ जाता है। एक तरीके से यहाँ पर मान के चलो कि 2 या 3 के बीच में ही वैल्यू आएगी, हम 3 यदि मान लें। कुल मिला के 10 के पावर में 15 में ऑर्डर में आंसर आएगा। 10 पावर 15 के ऑर्डर में एक आंसर हमें यही मैच कर रहा है, 10 पावर 15 के ऑर्डर में मैच कर रहा है। यहाँ पर कुछ वैल्यू हम अप्रॉक्स लिखे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है
थोड़ा सा और यदि बढ़ा देंगे तो ये आंसर हमारा यही आ जाएगा। इसका 87 का आंसर जो मैच करेगा वो सेकंड मैच करेगा। बाकी तो 10 पावर 15 तो आने आना है। बाकी यहाँ पे कुछ वैल्यू मैच कर रही होगी, कहीं कहीं 0.06 से लगा देते हैं, तो वहां से देखेंगे तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा सेकंड 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। करा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HX करा वीक एसिड है और उसका जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है NaX का। इसका मतलब वीक एसिड जो HX है ना, इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से जब कराया गया तो यहाँ NaX बना। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है NaX का। अच्छा, जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जब साल्ट बना है तो यहाँ पर एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, तो वहां जब KH निकालना होता है तो होता है KW अपान K और K मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो KW पानी का और 25 डिग्री टेम्परेचर है तो उस पर 1 × 10⁻⁻14 होगा। Ka का वैल्यू दिया एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 3 × 10⁻⁻, कितना दिया भाई, 10⁻⁹ तो यहाँ से 1/3 आएगा 0.33 और इसको कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आएगा 10⁻⁻5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10⁻⁻6 ये KH का वैल्यू आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है ना, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट माने KH निकालना है और ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.3 10⁻⁻6, जो कि इसका आंसर 4 मैच कर रहा है। तो 88 का आंसर 4 हो जाएगा। 89 हो चुका है और 90 नंबर सवाल जरूर देखेंगे। कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये दिया है Fe2O3 प्लस 3H2 gives 2Fe प्लस 3H2। देखो ये क्वेश्चन में सिर्फ सीधा सीधा इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जबकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। ये एलिमेंटल स्टेट में है तो इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन देखा जाए तो 0 हो जाएगा। अब किसी भी रिएक्शन का, अच्छा इस रिएक्शन का ΔH की वैल्यू दिया है, इंथैल्पी चेंज ΔH दे रखा है -21 किलो जूल पर मोल दिया है। तो किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो रिएक्शन का ΔHR यदि हमें निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन, तो हम सीधा लिखते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन बराबर सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में वाटर है तो 3 × हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है -280.5। ये सॉल्व कर लेना और ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब हमसे यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 यही पूछा गया है और हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू -21 दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए या इसको उधर भेज दीजिए और ये पूरी वैल्यू इधर ले आओ तो ये आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। यदि हमें निकालना है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -820.5। सॉल्व करके देखेंगे तो इतना किलो जूल वैल्यू आ जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इतना किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड मैच करेगा। कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उससे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन दिया है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दिया है। हमें इस रिएक्टेंट Fe2O3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा था और निकाल लेंगे। इन दोनों का हमने कहा था ना कि स्टैंडर्ड स्टेट में कोई एलिमेंटल स्टेट में यदि कुछ है या फ्री स्टेट में है तो उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हम 0 लेते हैं
इस आधार पे इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो 90 क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर आप मैच करा लीजिएगा। मुझे पूरा बिलीव है कि सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे। बाकी जो भी नहीं करेक्ट हैं उसको आप यहाँ से मैच करा के देख सकते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।